हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सीडीपी की क्लास को आज हम कंटिन्यू करते हुए और आप लोग लास्ट तक बने रहें क्योंकि क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो कल 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि इनमें से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। ठीक है, कह रहा बारंबार परीक्षाएं लेना, अन्वेषण और संवाद करना, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं लेना या पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम 4 से शुरू करते हैं। कहता है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं है हमारी प्रणाली। कौन सी चल रही है? जिसमें बच्चा सेंटर में होता है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 कट गया। मैंने बताया था आप लोगों को कि बच्चों में गलाकाट प्रतियोगिता यानी कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देना है। बच्चों में बार बार परीक्षा कराने से ऐसा कुछ नहीं होना है, यानी कि अन्वेषण और संवाद में लगाना है। संवाद में बच्चा क्या करता है, कई बच्चों के साथ एक साथ बैठता है, जिससे कि संवाद होता है और विचार एक दूसरे के पास जाते हैं। अन्वेषण में क्या करता है, वो खोज करता है, जिसमें बच्चा एक्टिव रहता है और खुद से करके सीखता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बेस्ट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कह रहा है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। कह रहा है बच्चों को सीखने में कब कठिनाई होती है, जब हम इसमें से कौन सा ऑप्शन लेंगे। कह रहा है जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में होता है तब बच्चों को कठिनाई होती है। कह रहा है कि जब विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाता है तब बच्चों को कठिनाई होती है। कह रहा है कि जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तब कठिनाई होती है। यह कहता है कि जब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो तो कठिनाई होती है। ठीक है, देखो, जब बच्चों को कठिनाई कब होती है, जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। जब अधिगम जो होगा सामाजिक संदर्भ में होगा। सामाजिक संदर्भ से मतलब ये है कि उसके आसपास के जो माहौल होता है उससे जुड़ा हुआ होगा। तो ये तो हमारा एनसीएफ भी कहता है कि जो भी हमें सिखाना है बच्चों को, कहाँ से सिखाना है, उसके बाहरी परिवेश से जुड़कर सिखाना है। तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से तो ठीक हो गया। कह रहा है विषय वस्तु को बहुरूपों में बिल्कुल एक से अधिक तरीके से बच्चों के साथ प्रस्तुत किया जाता है, ये भी ठीक है। कहता है कि वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे। जब वो आंतरिक रूप से प्रेरित होंगे तो वो कठिनाई कब क्यों महसूस करेंगे, इसलिए ये भी ठीक हो गया। ठीक है, तो हमें ढूंढना कौन सा है, गलत वाला ढूंढना है जिससे कि कठिनाई होगी, यानी कि ये वाला तो उत्तर होंगे नहीं, ये क्यों सही है हमारे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 3। कैसे? कह रहा है कि सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। ठीक, तो यही ऑप्शन गलत है कि सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन आ चुका है जी, आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कहता है कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। ठीक है, कह रहा है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं होना चाहिए, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। कह रहा है उच्च उत्तेजना उच्च भय और निम्न उत्तेजना उच्च भय। ठीक है, देखो काटने का ऑप्शन देखो, जिसमें भी भय होगा वो तो वैसे भी नहीं होगा। कह रहा है कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। चलो ये तो ठीक है, कोई भय नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन कोई उत्तेजना नहीं, उत्तेजना तो होना ज़रूरी है ना। बिल्कुल, ये भी कट गया। तो ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया, यानी कि संतुलित उत्तेजना होना चाहिए। उत्तेजना तो होना चाहिए, लेकिन कैसी होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए और कोई भी भय नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कहता है कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। कह रहा है कि न आनुवंशिकता पर न पर्यावरण पर। कह रहा है कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, या केवल आनुवंशिकता पर केवल पर्यावरण पर। मैं आप लोगों को लगभग 30 से ऊपर प्रैक्टिस करा चुका हूँ और सब में मैंने यही बोला है कि जब भी आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे विकल्प का चयन करना है जिसमें आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों इंक्लूड हों। ऐसा ऑप्शन बिल्कुल भी टिक ना करें जिसमें केवल आनुवंशिकता हो या केवल पर्यावरण हो, और ना ही पर्यावरण की बात करता हो ना ही और ना आनुवंशिकता की बात करता हो। तो आपको ऐसा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं लेना है। लेना कौन सा ऑप्शन है मैं कई बार बता चुका हूँ, जिसमें पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों सम्मिलित हों। ठीक है, देख लो किस किस में है। देखो, कह रहा है ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर, कह रहा है केवल आनुवंशिकता पर और केवल पर्यावरण पर। तो हमें ऑप्शन लेना है जिसमें आनुवंशिकता और पर्यावरण हमारे दोनों, यानी कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है। ठीक है,
और कि वे कार्य किस प्रकार प्रगति पर कर सकती है। कह रहे लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या कहलाता है। ठीक है, देखो इस तरीके से कई क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं, कहता है कि एक बच्चा, जैसे ये वाला क्वेश्चन समझ लो, जैसे कह रहा है कि साइना स्वयं से बात कर रही है तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार उसे हम क्या कहते हैं, तो ऐसे भी पूछ सकता है। तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत वाक्य या प्राइवेट स्पीच। ठीक है, ठीक, उसे हम ये बोलते हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब वो पूछ रहा है व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। कह रहा है कि आत्म केंद्रिकता बताता है, कह रहा है संज्ञानात्मक परिपक्वता बताता है, कह रहा है मनोवैज्ञानिक विकार बताता है या स्वतः नियमन बताता है। देखो आत्म केंद्रिकता हमारा किसका शब्द है, प्याजे का शब्द है। ठीक है, संज्ञानात्मक भी उसी का शब्द है। मनोवैज्ञानिक विकार है, ये विकार है ही नहीं। ठीक है, कोई बीमारी थोड़ी ना है, वो अपने आप से खुद बातें कर रही है, यानी अपने कार्य को दिशा दे रही है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इसे व्यक्तिगत वाक्य कहते हैं, यानी कि स्वयं नियमन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, स्वयं नियमन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बिना देरी से आगे बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए। देखो मूल्यांकन बच्चे का इसलिए किया जाता है कि बच्चे की ज़रूरत का पता लगाया जा सके, यानी कि निदान कर क्या किया जा सके, उसका उपचार किया जा सके। मतलब बच्चा क्या चाहता है, किस तरीके से सीखना चाहता है, वो किस गतिविधि का इस्तेमाल करके उसे सिखाया जा सकता है, या उसकी आवश्यकता क्या है, या वो किस चीज़ की आवश्यकता के अनुसार सीखना चाहता है, या उसे किस चीज़ की या उसको किस चीज़ की ज़रूरत है या किस चीज़ की आवश्यकता है। तो मूल्यांकन इसलिए किया जाता है। तो अब इस तरीके का ऑप्शन ढूंढ लीजिए। कहता है कि विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। कह रहा है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। कह रहा है विद्यार्थियों को नामांकित करना। कह रहा है योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना। ठीक, ऑप्शन नंबर डी से शुरू करते हैं। कह रहा है योग्यता के आधार पर बच्चों को अलग अलग बांट देना। ये तो हमारा समावेशी शिक्षा का हनन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कट गया। बच्चों को ग्रुप में कभी भी नहीं बांटना है। कह रहा है विद्यार्थियों को नामांकित कर देना, ये भी वही है, नामांकित नहीं करना है, सभी बच्चे बराबर हैं। पुरस्कार हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, ये भी ग्रुप में बांटना हो गया। तो बचा क्या हमारा, ऑप्शन नंबर डी बचा, यानी कि विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की क्या करना, पहचान करना। यही मूल्यांकन का विशेष उद्देश्य होता है। ठीक है, इसीलिए किया जाता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख, मतलब एक गतिविधि करा रहा था टीचर, उसने छात्रों को संघर्ष करते हुए देखा, तो अध्यापिका को बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। कह रहे लेव वाइगोत्स्की के अनुसार या सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की ये योजना क्या कहलाती है। ठीक है, कह रहा छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियाँ पैदा करना। ठीक, कह रहा है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। कह रहा है बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित निष्प्रेरित करेगी या अधिगम के लिए पाण आधारभूत संरचना का काम करेगी। देखो यदि आप लोगों ने लेव वाइगोत्स्की को अच्छे से पढ़ा होगा तो तीनों ऑप्शन साफ साफ दिख रहे हैं जो गलत हैं, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की का केवल एक ही शब्द है जिसे हम पाड़ या इसके फोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल देख लेते हैं ऑप्शन काट के। कह रहा है छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियाँ पैदा करती है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। प्रत्याहार वही प्रतिस्पर्धा से बना हुआ है। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन नहीं होती है। बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित, बच्चों के लिए गलत नहीं बोलना, यानी कि अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत करेगी। पाड़ यानी कि इसके फोल्डिंग मैंने बताया था, आप लोग इंग्लिश में ज़रूर पढ़ें। ठीक है, क्योंकि हिंदी में इतने इतने नाम हैं जिससे कि आप लोग पहचान ही नहीं पा पाओगे। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में देखना है। पाड़ को बोलते हैं इसके फोल्डिंग, यानी कि समस्या समाधान के दौरान ये शुरुआती सहायता होती है। ठीक है, शुरुआती सहायता जो कि क्या होती है, अस्थायी सहायता होती है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। एक क्वेश्चन इसका पक्का है, मैंने बताया था जेंडर वाइज से आपका एक क्वेश्चन पक्का है। कह रहा है एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। ठीक है, रोहन जब रोने लगा तो उसके पिता ने देखा तो उसने कहा कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का ये कथन क्या बताता है, देखो सिंपल सी बात है, केवल लड़कियों को सही बताया जा रहा है ना। कह रहा है कि केवल लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियाँ रोती हैं, लड़कियाँ मैथ नहीं लेती हैं, लड़कियाँ पायलट नहीं बन सकती। तो ये सब क्या है, सब जेंडर वाइज है, यानी कि रूढ़िबद्ध लैंगिक रूढ़िवादिता को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। एक क्वेश्चन इसका 100% आउट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन प्रगतिशील शिक्षक से आपका आउट है। ठीक है, एक प्रगतिशील शिक्षा कक्षा किसे कहते हैं। कह रहा है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए और अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ठीक,
तो सबसे पहले बता दूं, प्रगतिशील शिक्षा दी किसने थी? जॉन डीवी ने थी। मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है, जॉन डीवी ने दी थी, ठीक है। उनका उद्देश्य क्या था कि बच्चा क्या करे, खुद करके सीखे, है ना। उनका उद्देश्य ये था कि बच्चा जो है खुद करके सीखे, ठीक। तो अब ऑप्शन काटने की शुरू करते हैं हम। कहता है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, मैंने बताया कि कलाकार प्रतियोगिता बच्चों के बीच नहीं चलेगी। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करवाना चाहिए। ऐसा नहीं है, बच्चों को केवल एक ही पाठ्यक्रम का ज़बरदस्ती, अटल का मतलब होता है ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, बच्चों के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है। विद्यार्थी को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना। मैंने कहा था कि बच्चों को उनके अनुसार, ये कम बुद्धि का है, ये ज़्यादा अंक लाया तो उसको इस ग्रुप में रखो, बच्चों को बांटना नहीं है। इससे क्या होगा, समावेशक शिक्षा का क्या हो जाएगा, हनन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको प्रगतिशील शिक्षा नहीं भी पता है फिर भी आप लोग ऑप्शन पर पहुंच सकते हैं काट कर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग से। कहता है कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार, कह रहा है किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। कहता है नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। उत्तर प्रथागत, प्रथापूर्व, अमूर्त, संक्रियात्मक अवस्था और प्रथागत। देखो ये है हमारी पियाजे साहब की, ठीक है, इसलिए ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं आपकी, ठीक है। अब ये 3 अवस्थाएं बची जो कि किसकी हैं, लॉरेंस कोलबर्ग की है। प्रथापूर्व अवस्था, इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। एक होता है इसका, इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं, एक होता है आत्मकेंद्रिकता, दूसरा होता है दंड एवं आज्ञा पालन, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं। उत्तर परंपरागत भी नहीं होगा, हमारा होगा प्रथागत। और प्रथागत में भी कौन सी अवस्था होगी, पहली उपअवस्था होगी, यानी कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की। मतलब शर्मा जी कहते हैं कि किसके जैसे बनो, अब शर्मा जी के बेटे जैसा बनो, यानी कि दूसरों की स्वीकृति के लिए काम करना, यानी कि आप अच्छे बनो, समाज आपकी वाहवाही करेगा। तो ये कौन सी अवस्था में आती है, आपकी दूसरी अवस्था, और दूसरी अवस्था की पहली उपअवस्था में आती है, यानी कि प्रथागत में आ जाती है, ठीक है। तो उत्तर परंपरागत की अवस्था 13 से कितनी होती है, 16 वर्ष होती है, और प्रथागत की कितनी होती है, 3 से 10 होती है, और इसकी कितनी होती है, 10 से 13 होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।